आज हम आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा के विषय में बताएंगे। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है उसके विषय में हम बताएंगे। तो किसी भी देश और राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा का अर्थ जो है उस देश के व्यक्तियों के नागरिकों तथा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है प्राथमिक शिक्षा से। और प्राथमिक शिक्षा जो होती है वह व्यक्ति की सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। जबकि हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे संविधान के 45वें अनुच्छेद में ये जो 26 जनवरी 1950 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो 45वें अनुच्छेद में कहा गया था कि हमारे संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। यह रखा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। ये प्राथमिक शिक्षा के विषय में कहा गया था। अब प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ये जो 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है, कक्षाएं होती हैं, उसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। और उसी के प्राथमिक शिक्षा में शुरू में बच्चों को पढ़ना, लिखना तथा हिसाब लगाना सिखाया जाता है। शिक्षा का ही उद्देश्य है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और उनका सर्वांगीण विकास करना, परिवर्तन लाना है। उसके बाद हमारी शिक्षा के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और उनके जीवन को अधिक से अधिक सरल, सेवा भाव, विनम्रता शिक्षा जो है उनको शांत बनाती है। और देश में जब राष्ट्रीय शिक्षा योजना, गांधी जी की राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी तो उसमें कहा गया था कि 7 से 14 वर्ष के बच्चे जो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे, यह इनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया जाए। ऐसा ही प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए कहा गया था। उसके बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुई तो उसने भी यह ध्यान दिया, प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने शिक्षा संरचना लागू की। 10+2+3 की शिक्षा संरचना जो है लागू किया था कि इसमें प्रथम तो जो था पाठ्यचर्या 3 भागों में बांटे थे। तो प्रथम जो इनकी पाठ्यचर्या थी कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा था इनका, और 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा था, और 9 से 10 तक माध्यमिक, और +2 को उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ये रखा गया था उस संरचना में, शिक्षा संरचना में। इसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा के लिए हमारे देश में तो कहा कि 6 से 14 वर्ष वर्ग के जो बच्चे हैं 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत भी उनको सबको शिक्षा प्रदान की, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। और इसके बाद है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ये तो इनका प्राथमिक शिक्षा की हो गया कि है क्या, इसमें क्या किया गया। 1 से 5 तक है, पढ़ना लिखना और हिसाब लगाना बताया जाता है। इसके बाद है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया गया था। तो इसमें तो 2 चीज़ें शुरू में लोग ध्यान में रखे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा का जन शिक्षा में प्रचार प्रसार हो सबको में, और इसको इस प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक जीवन से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाए। इसको ध्यान में रख करके इस शिक्षा को 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने, जो कि विद्यालय शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे, वो निम्नलिखित उद्देश्य इसके निम्न थे। उसने अपने उद्देश्यों में कहा था NCERT ने कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में शिक्षा ज्ञान दिया जाए इनको, जैसे लोग सबसे बातचीत अपनी भाषा में बात कर सकें, जल्दी समझेंगे बच्चे। अब और कहे थे कि बालकों को अपने स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी दिया जाए
उसमें प्रशिक्षित किया जाए स्वास्थ्य संबंधी नियमों में। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए इनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सिखाया जाए। इनको इसकी योग्यता प्रदान किया जाए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के। और बच्चों को उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराया जाए। बच्चों में सामूहिकता की भावना के विकास करते हुए उन्हें वर्ग भेद से ऊपर उठाना और जीवन कला में भी उनको प्रशिक्षित किया जाए कि उनके अंदर वर्ग भेद का भाव न रहे, किस जाति वर्ग के हैं। भारत की मिश्रित संस्कृति से उनको सभी संस्कृतियों से इनको परिचित कराया जाए। उनके अंदर अस्पृश्यता, जातिवाद, सांप्रदायिकता का विरोध करना इनको सिखाया जाए। और बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य नियमों का ज्ञान करा करके उसमें प्रशिक्षित किया जाए और बच्चों को मानव श्रम के प्रति स्वस्थ विचार पैदा किया जाए, जिससे कि उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सके। और प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को विज्ञान की खोज सिखाया जाए और विज्ञान एवं तकनीकी के महत्व को बताया जाए बच्चों को प्राथमिक स्तर पर। और बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने के भी प्रवृत्त करना तथा उनके अंदर ऐसा प्रेम, सहानुभूति, सहयोग से कार्य करने के प्रेरणा दिया जाए उनके अंदर। और बच्चों में प्राथमिक स्तर के बच्चों में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि प्रजातांत्रिक विधियों एवं संस्थाओं के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करना सिखाया जाए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट आपका है प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो प्राथमिक शिक्षा का विकास आपको ब्रिटिश काल से ही प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा का विकास, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद भी प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ था। ब्रिटिश काल में तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा कर लगाया था कि इससे जो धनराशि प्राप्त होगा उससे प्राथमिक शिक्षा का विकास होगा, लेकिन तो वो भी सफल नहीं हुए थे। इसके बाद 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग जो कि हंटर कमीशन था, इन्होंने भी प्राथमिक शिक्षा के लिए सिफारिश की थी, लेकिन ये भी उस समय सफल नहीं हुई। इसको भी नहीं स्वीकार किया गया। उसके बाद बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग की थी, जो कि किसी कारणवश लागू नहीं हो पाई थी। इसीलिए आगे चल के 1911 में गोखले ने केंद्रीय सभा में भी इसको प्रस्तुत किया था प्राथमिक शिक्षा को, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया था। इसी तरह बहुत से लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव रखा ब्रिटिश काल में, लेकिन स्वीकार न। फिर जो महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में गए, तो उन्होंने कांग्रेस के मंत्रिमंडल में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए कहे थे। तो उसमें भी 1939 में इसमें जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके कारण भी इसके विकास में, प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। इसीलिए अंग्रेजों ब्रिटिश काल में तो प्राथमिक शिक्षा का विकास शुरू नहीं हो पाया था। उसके बाद हम लोगों का देश, भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो उसमें जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा के विषय में 45वें अनुच्छेद में जो निर्देश दिया गया था कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगी। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा के विषय में हमारे संविधान में कहा गया था। और इसके बाद जब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगी, आज़ादी के 61 वर्ष बाद भी इसमें इसने अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य रखा था प्राथमिक शिक्षा के विषय में, उसको प्राप्त नहीं कर पाए।
तो इसमें क्या क्या बाधाएं हैं जिसकी वजह से इसने अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किए। तो इसके विकास के लिए इस धन की कमी हुई, जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हो गई और सामाजिक पिछड़ापन था और लोगों में वैचारिक मतभेदता के कारण भी प्राथमिक शिक्षा में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो गई। इसके बाद आप लोगों का अगला है कि प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और उनका समाधान कैसे किया जाए। तो इनकी किन किन कारणों से इनकी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। जो प्राथमिक शिक्षा की योजना बनी थी तो उसमें क्या क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो, उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो इसमें पहले समय इनका था कि शिक्षा की दोषपूर्ण नीति थी। शिक्षा की व्यवस्था जो थी सही नहीं थी, जो कि संविधान लागू से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, यह कहा गया था। तो इसके लिए अखिल सहायता देने के लिए इसके अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद जो थी का निर्माण किया गया कि इसको प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता देगी। लेकिन इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य सरकारों के द्वारा जो वार्षिक सहायता दी गई थी, प्रदान की गई थी, उसमें यह कहा गया कि इसको सरकार को 54 वर्ष के बाद उसका पालन नहीं कर सकी है। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा के समान बना दिया जाए और सरकारों को समस्त व्यय का जो जितना इसको बेसिक शिक्षा बना दिया जाए प्राथमिक शिक्षा को, और इसका जो खर्च होता है उसमें से 34% वार्षिक सहायता दी जाए। राज्य सरकार जो है उसको 34% वार्षिक सहायता देगी और शेष व्यय के साथ 3/4 भाग की पूर्ति राज्य सरकार था, 1/8 भाग की पूर्ति स्थानीय निकायों द्वारा इसका किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। ये इसका कमियां था, जो शिक्षा की दोषपूर्ण नीति थी, सही नहीं बनाया गया था। तो इसकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा की आदर्शवादिता के स्थान पर व्यवहारिक नीति सुनिश्चित करनी चाहिए। जो व्यवहारिक था उसको निश्चित करना चाहिए था, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए इसकी जो नीति है। कहे ये भी जो कहा गया था कि 6 से 14 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का सरकार को कठोरता से पालन करना चाहिए, व्यवस्था नहीं देना चाहिए था, इसको कठोरता से इसका पालन करवाना चाहिए था। और जो प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत हैं उन्हें उसी रूप में कार्य करने देना चाहिए था। उनको बेसिक विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके बाद अगला है कि इन्होंने प्रशासन और वित्त के विषय में क्या अपना प्रस्ताव रखा था कि प्रशासन की व्यवस्था कैसे की जाए। तो क्योंकि हमारी जो देश में शिक्षा इस समय जो चल रही थी, समवर्ती सूची में इसको रखा गया था। किसी भी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांत दोनों का दायित्व होता था कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों मिलके इस शिक्षा की व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन तो प्रदेश में जिला परिषदों एवं नगर पालिकाओं तथा संचालित पूर्व प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के संचालन एवं इन्हीं श्रेणियों के सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण का कार्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा था। और मंडल स्तर पर तो इन विद्यालयों की देख रेख का कार्य मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा मंडलीय बालिका विद्या निरीक्षिका द्वारा किया जाता था। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में प्रशासन की बहुत सी समस्याएं थी आई, जैसे स्थानीय संस्थाएं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ही प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन देखती थी, जिससे कि प्रशासन में अलग रूप देखने को मिलने लगा था। इससे इसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी प्रशासनिक शिक्षा में। और इसको लिए समस्याओं के समाधान के लिए कहा गया था कि केंद्र सरकार और प्रांत की सरकारें दो मिल करके शिक्षा नीति बनाए और उसका पालन करने के लिए दोनों सरकारों के लिए कहा जाए।
और प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन और नियंत्रण को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पष्ट होनी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रांतीय सरकारें उसका अर्थ एक ही निकालें, उसका अलग अलग अर्थ नहीं निकाल सकें। प्राथमिक शिक्षा अधिकारों एवं निरीक्षकों को आवासीय सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। इन लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए और निरीक्षक के अधीन ही विद्यालयों की संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए। ये इन्होंने अपने में प्रशासन और वित्त के विषय में अपना राय दिया था प्राथमिक शिक्षा के। और इसके बाद प्राथमिक शिक्षा में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा था कि कैसा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। इसके विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के नियोजन के प्रबंध कहा था कि देश की विकासात्मक और जनशक्ति की आवश्यकताओं को उसमें जोड़ना चाहिए। इसके अंतर्गत लोग गैर सरकारी एजेंसियों को भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सौंपनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा था कि शिक्षा के नियोजन एवं प्रबंधन की जो व्यवस्था जो है उसका फिर से पुनर्गठन किया जाए और उसको उच्च प्राथमिकता दी जाए इसके पुनर्गठन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा के आयोजनों जो इसका प्रबंध करते हैं प्रबंधक जो हैं उनका उसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया। इसकी प्राथमिक शिक्षा में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाए इनकी व्यवस्था में। और इनकी जो उद्देश्य हैं और मानदंडों के संबंध में इनको जवाबदेही भी देना पड़े कि ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं क्या करना चाहिए। इसके विषय में जो इसकी व्यवस्था देखेंगे उनको जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्राथमिक शिक्षा के विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे। उसके बाद इसके अंतर्गत है प्राथमिक शिक्षा के कि इसकी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का सही प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि इसका पाठ्यक्रम बहुत कठोर था, अरुचिकर था, दोषपूर्ण था, संकीर्ण था, एकाकी था। ये सब कमियां इसके पाठ्यक्रम में थी। और इसके विषय में कहा गया था कि पुस्तकीय ज्ञान कहा गया था कि यह पुस्तकीय ज्ञान की प्रधानता है। इस परीक्षा का इस शिक्षा का केवल परीक्षा पे ही पूरा अधिकार है। यह छात्रों को अपनी रचनात्मक शक्तियों को कुशलतापूर्वक विकास करने के लिए कर नहीं पाते हैं। कुशलतापूर्वक छात्र अपने विकास नहीं कर पाते हैं। इसके विषय में आयोग ने लिखा था दोषपूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम के विषय में कि पाठ्यक्रम जो है पुस्तकीय ज्ञान और बिना अर्थ समझे हुए सीखने पर बल देती है और यह अपने व्यवहारिक क्रियाओं और अनुभवों के लिए अपर्याप्त प्रावधान रखता है और बाह्य एवं आंतरिक परीक्षाओं से इसमें रुकावट आती है तथा इसके उपयोगी कौशलों के विकास के रूप में और उचित प्रकार की रुचियों तथा अभिवृत्तियों एवं मूल्यों की वृद्धि में भी उचित बल न दिए जाने से पाठ्यक्रम न केवल आधुनिक ज्ञान से अलग हो जाता है वरन लोगों की जीवन की सामंजस्यता से भी अलग हो जाता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार स्कूली जो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम को और अच्छा बनाना चाहिए और उच्च स्तर का बना करके इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दोषपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो इसके समाधान में उन्होंने कहा था कि इसके निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उन कार्यों में भाग लेना चाहिए जिनसे कि उनकी रचनात्मक कुशलता का विकास हो सके और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को साधारण कलाओं एवं शिल्पों से संबंधित कार्य करने चाहिए। उच्च और प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बच्चों को कुछ न कुछ सिखाना चाहिए जिससे कि वह अपना कुछ कार्य कर सकें। इसके बाद
पाठ्यक्रम के विषय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी कहा था कि ये पाठ्यक्रम जो है बहुत लचीला है और ये बच्चों को बाल केंद्रित बच्चों को ध्यान में रखकर यह नहीं बनाया गया है। इस पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है, अतः इस प्राथमिक पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। उसके बाद अगला है कि अपव्यय एवं अवरोधन क्यों होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अपव्यय अवरोधन कैसे पैदा होता है, तो इसका अर्थ क्या है अपव्यय अवरोधन का। तो अपव्यय अवरोधन से मतलब है इनका कि सार्वभौमिक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चों को विद्यालय में भेजा जाए, उनका विद्यालय में नामांकन कराया जाए और विद्यालय में उनको अधिक समय तक रोके रखने की व्यवस्था की जाए। जब तक वो परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले तब तक उनको विद्यालय में नहीं छोड़ने दिया जाए। इसके लिए इनको अब यही शिक्षा में अगर यहाँ नहीं रुकते हैं तो यहीं से बच्चों को अपव्यय अवरोधन की समस्या शुरू हो जाती है। अपव्यय का अर्थ है कि शिक्षा के सभी स्तरों में व्याप्त, अतः इनमें शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय से तात्पर्य है कि किसी बच्चे के शिक्षा के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, अपव्यय होता है, उनका नुकसान होता है। पैसे की बर्बादी होती है, छोड़कर बीच में ही चले गए तो उनका नुकसान होता है, अपव्यय होता है। अवरोधन मतलब रुकावट हो जाना। अवरोधन से है कि जब किसी बच्चे का किसी भी निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से, मतलब बच्चे फेल हो जाते हैं किसी कारणवश कक्षा में, तो इससे उनका अवरोधन रुकावट हो जाती है, तो ये अवरोधन होता है। अपव्यय जो है, अपव्यय के विषय में भी कहा कि अपव्यय से बच्चों का फिजूल खर्च होता है शिक्षा में। और जब कोई बच्चा किसी निश्चित पाठ्यक्रम में, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, उसे पूरा नहीं कर पाता, बीच में छोड़ देता है, और बच्चों के प्रवेश लेने से पढ़ाई बीच छोड़ने के समय जो शक्ति लगती है, समय लगता है, धन लगता है, वह जो होता है वह व्यर्थ चला जाता है, तो इससे उनका अपव्यय हो जाता है। इसी प्रकार अवरोधन का भी रुकावट होना जो है कि शिक्षा कि इसका प्रयोग इसी रूप में किया जाता है कि जब बच्चा किसी निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समयावधि में पूरा नहीं कर पाता है तो अवरोधन कहलाता है। अवरोधन इसलिए कि निश्चित पाठ्यक्रम अपनी समय सीमा में पूरा नहीं किया और बीच में छोड़ दिया, जिससे शिक्षा में अवरोधन उत्पन्न होता है। छात्र के अध्ययन में इस रुकावट से समय, शक्ति, धन का अतिरिक्त व्यय होता है, तो इन लोगों का व्यय अवरोधन हुआ प्राथमिक स्तर के बच्चों को। तो इसीलिए इनकी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बीच में पढ़ाई न छोड़ सकें, और बच्चों को विद्यालय में अधिक समय रोकने के लिए प्राथमिक स्तर के कुछ न कुछ व्यवस्थाएं इनको करनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा में अपव्यय अवरोधन के बहुत से कारण हैं। जैसे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। शैक्षिक अपव्यय अवरोधन तो होता ही है, शिक्षा के शैक्षिक कारण है इसका, आर्थिक कारण अपव्यय अवरोधन के हैं, और सामाजिक कारण भी अपव्यय अवरोधन के हैं, तथा प्रशासकीय कारण है। तो अपव्यय अवरोधन के आप लोगों के कारण हो गए। अब इसके बाद हम इसको आगे फिर कल बताएंगे इसके विषय में, अपव्यय अवरोधन से आगे।